Gorkhas, Britishers and the Hill States. A very important topic from your GS1, Unit 1 and Sub Unit 3. जो भी स्टूडेंट्स इस बार मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं एचपीएस का, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. So welcome to the quality enrichment program which is specifically initiated for your quality answer writing. So last year मैंने मुगल एंड हिल स्टेट से जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड प्रश्न भी पूछे गए मेंस एग्जामिनेशन में. एंड जिन्होंने भी लास्ट ईयर की कुछ सीरीज फॉलो की थी डेफिनेटली उनको वो हेल्प किया होगा, राइट. तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक से डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले, राइट. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक जो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ, दैट इज गोरखास इन्विटेशंस टू द हिल स्टेट्स चेंज द होल पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द हिल स्टेट्स. डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. ये टॉपिक काफ़ी 2-3 सालों से नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए. तो कैसे हम इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे, तो थोड़ा सोचिए, राइट. देखिए इन प्रश्नों में जो 8 मार्क का प्रश्न है, यहाँ पर भी हमारा स्ट्रक्चर चलेगा. हमारा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जो है यहाँ पे आएगा, राइट. अकॉर्डिंगली आपने अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या आएगा, क्या आना चाहिए. आना चाहिए कि गोरखा कौन थे. हल्का सा आपने गोरखाओं को इंट्रोड्यूस करना है, डिफाइन करना है कौन थे गोरखा, ठीक है. इनका सेंट्रल प्लेस क्या था. उसके बाद आपने बताना है इंट्रोडक्शन में ही कि गोरखाओं की एंट्री की वजह क्या थी, एक लाइन में बताया और थोड़ा सा समराइज कर दिया. समराइज तो नहीं आपने करना है, हल्का सा आपने बता दिया कि इनकी एंट्री से जो इम्पैक्ट पड़ा वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, राइट. तो उसके बाद फिर आपका बॉडी, मेन बॉडी में आपने एक्सप्लेन करना है जो भी इम्पैक्ट पड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. चाहे आप इसमें डायग्राम भी इंक्लूड कर सकते हो, वो आपकी अपनी कलाकारी है, राइट. तो बॉडी में आपने अच्छे से इम्पैक्ट को, जो भी इम्पैक्ट पड़े हिल स्टेट्स के ऊपर गोरखाओं की एंट्री से, वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं. कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन में फिर आपने समराइज करना है कि हाँ ठीक है ये इम्पैक्ट बेसिकली इवेंचुअली जो है पड़ा, राइट. तो लेट्स सी. वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि गोरखाओं को थोड़ा डिफाइन कर दिया. गोरखा क्या थी, एक मार्शल ट्राइब थी नेपाल की, ठीक है. इन्होंने अपना एक अथॉरिटी जो है नेपाल पे, इन्होंने अपने आप को जो है कंसोलिडेट किया, अपनी आर्मी को कंसोलिडेट किया और बाद में अपने टेरिटरीज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. और उनका सेंट्रल प्लेस जो है काठमांडू के आसपास था, ठीक है. फाइन, तो वो आपने थोड़ा बता दिया. तो गोरखास मार्शल ट्राइब 1768, अगर आपको पता है तो आप ईयर मेंशन कर दो. 1768 के आसपास इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था एज अ पावर इन नेपाल, राइट. उसके बाद देखिए इन्होंने कुमाऊं को कनकर कर लिया 1791 के आसपास. गढ़वाल, एंटायर गढ़वाल को उन्होंने 1804 के आसपास कनकर कर लिया. अब गढ़वाल में उन्होंने एकदम से नहीं कनकर कर लिया, धीरे धीरे करके उन्होंने गढ़वाल के, पूरे गढ़वाल के ऊपर जो है कनकर किया. एक प्रोसेस थी, चल रही थी, ठीक है. कुमाऊं, पहले कुमाऊं फिर गढ़वाल, उसके बाद फिर हिल स्टेट्स का नंबर आया. तो 1804 के आसपास ही क्या हुआ कि जो कुछ हिल स्टेट्स में चल रहा था उसकी वजह से गोरखाओं का आना हुआ. संसार चंद का एग्रेशन काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से सारे हिल स्टेट्स जो थे वो परेशान थे. तो महान चंद, द राजा ऑफ द बिलासपुर, उन्होंने सारे हिल स्टेट्स के साथ बात करके मिलकर गोरखाओं को इनवाइट किया. और बड़े इंपॉर्टेंट लीडर, यू कैन से द कमांडर जो थे, नेपाल के राजा के कमांडर थे अमर सिंह थापा, उनको ये चार्ज दिया था कि वो अपनी सीमाएं बढ़ाएं, राइट. तो अमर सिंह थापा को इन्विटेशन गई थी और अमर सिंह थापा ने इसको स्वीकार भी कर लिया था. पर एक इन्विटेशन तो ये थी और एक इन्विटेशन उनकी सिरमौर से भी थी. एक तरह से आप यू कैन से दैट कि जो उनकी मेन एंट्री हुई सिरमौर से हुई. तो सिरमौर को पहले आप रखेंगे, ये महान चंद वाला पार्ट आप बाद में आप रख सकते हैं. सिरमौर भी क्या चल रहा था, सिरमौर के जो राजा करम प्रकाश थे बड़े इनएक्सपीरियंस रूलर थे. तो उनके इंटरनल अफेयर में जो राजा राम शरण सिंह थे, राजा राम शरण सिंह ऑफ हिंडूर, ठीक है, जिसमें आपको बता रहा हूं, जो हिंदू थे, इन्होंने जो है सिरमौर के इंटरनल अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था और एक कॉन्स्पिरेसी भी कर दी थी राजा कर्ण प्रकाश को मारने की. और उसी जद्दोजहद में जब राजा कर्ण प्रकाश सिरमौर से भागते हैं तो अमर सिंह थापा के पास जाते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं. जस्ट मैं आपको इलेबरेट करके थोड़ा बता रहा हूँ. हालांकि आपने बिल्कुल हल्के थोड़े शब्दों में आपने बताना है कि कैसे जो है गोरखों की एंट्री हुई. 2 इन्विटेशन की वजह से हुई. एक तो सिरमौर की जो इंटरनल अफेयर था उसकी वजह से, और जो सिरमौर के जो राजा थे वो हेल्प मांगने गए, और दूसरे ये थी कि महानचंद ने इन्वाइट किया क्योंकि संसार चंद का एग्रेशन काफी बढ़ गया था. आपने हल्का सा बताना है इंट्रो में. मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे राजा रामचंद्र सिंह ने कॉन्स्पिरेसी किया, फिर राजा कर्ण प्रकाश अमर सिंह थापा के पास गए हेल्प मांगने के लिए. अमर सिंह थापा ने जब प्रयास किए उनकी मदद करने के लिए, तो जब मदद तो उन्होंने कर ली, हालांकि जो है जो भी राजा सिरमौर के जो भी राजा बनाए जाते हैं, भाई बनाए जाते हैं, राइट, जो कर्ण प्रकाश द्वितीय के थे, तो उनको भी हटा दिया जाता है. जो हिंदूर के राजा है उनको भी वहाँ से जो है कंप्लीटली हटा दिया जाता है. लेकिन
अमर सिंह थापा पूरी तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है सिरमौर में, मतलब कर्म प्रकाश द्वितीय को कुछ फायदा नहीं होता, तो वो उनको बहुत ही एक बुरी सिचुएशन में छोड़ देते हैं। तो ये कुछ होता है, उसके बाद ही जब ये सब कुछ होता है उसी समय पे चलते चलते महान चंद की इन्विटेशन भी आती है। वो अपनी सीमाएं तो बढ़ा ही रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार कर ली इन्विटेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई थी। तो आपने इंट्रोडक्शन में जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं आपने वही बताना है हल्का सा, ठीक है। और उसके बाद मेन बॉडी में अपने अच्छे से इम्पैक्ट बताने हैं, और वो आपको बताने हैं डायग्राम के साथ। यहाँ पे मैंने डायग्राम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ यस बना जरूर देता हूँ। देखिए हुआ क्या था, हुआ क्या था कि कंसिडर टू बी हिमाचल प्रदेश, तो कंसिडर टू बी सतलुज, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब यहाँ पर तो अमर सिंह थापा है, अब यहाँ पर जो है कहलूर था। तो संसार चंद ने काफ़ी ज़्यादा जो नॉर्दर्न टेरिटरीज थी महान चंद की, वो उन्होंने कनकर कर ली थी, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा बना सकते हो कि किस तरह से जो है चीज़ें रही, और ये एरिया गोरखों के पास तो ऑलरेडी आ गया था, और यहाँ पर जो है महान चंद की जो टेरिटरी थी कहलूर था वो यहाँ था, और यहाँ पे संसार चंद का एरिया था। तो ये डायग्राम बना सकते हैं कि संसार चंद कंट्रोल्ड स्टेट्स, ठीक है, एक तरह से। सो कैसे जो है इस प्लेस पे आप बता सकते हैं कि जो जहाँ आज भोरंज है, भोरंज के आसपास एक जगह है महल मोरियाँ, वो आप यहाँ पे मैप में भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बैटल हुई, महल मोरियाँ बैटल आप यहाँ पे डायग्राम में हल्का सा बता सकते हो 1806 AD, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ ये डायग्राम भी हल्का सा आ सकता है, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर कलाकारी कि आप कैसे करते हो, क्या आप इन्फॉर्मेशन डायग्राम के थ्रू दे रहे हो, देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बेसिकली देखो क्या हुआ कि जो इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल सिनारियो पर वो दो तरह से पड़ा। एक तो सतलुज के नॉर्थ में पड़ा, नॉर्थ पे, ठीक है, और सतलुज के साउथ में पे पड़ा, सतलुज के साउथ में भी पड़ा। आप डायग्राम सीधा जो पूरा का पूरा समराइज कर दे अगर इम्पैक्ट हो, तो वैसे भी कर सकते हो। इस डायग्राम की बजाय आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने हिमाचल बना दिया, और नॉर्थ में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कांगड़ा के ऊपर जो है यू कैन से दैट बेसिकली सिख आ गए थे, ठीक है। ये आप बता दो क्यों कि यहाँ की 1809 के आसपास ये कुछ हुआ, यहाँ पे सिख थे, और नीचे जो था यहाँ पे ये सारे एरियाज के ऊपर क्या थे, गोरखास थे। 1809 के आसपास ये पिक्चर अभी आप लेके आ सकते हो, आप ये पिक्चर भी लेके आ सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल राइट अप टू यू कि आप किस तरह से चीजें बताना चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे टू द नॉर्थ ऑफ सतलुज क्या हुआ कि बैटल ऑफ महल मोरिया हुई, उसके बारे में तो आपने बताना है 1806 में, ठीक है। जो भी इन्विटेशन आई थी महान चंद की इन्विटेशन गोरखा को, ठीक है। तो अमर सिंह थापा ने बहुत सारी आर्मी लेके और कुछ हिल स्टेट्स की आर्मी इकट्ठी होकर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक हो गए थे, तो उन्होंने एक बैटल में संसार चंद को डिफीट किया। संसार चंद ने शेल्टर लिया, ठीक है, कांगड़ा फोर्ट में, पहले सुजानपुर में बाद में कांगड़ा फोर्ट में। तो 3-4 साल तक जो है गोरखों ने पूरे के पूरे एरिया को जो है अपने कंट्रोल में रखा। तो आपने वो बता दिया 4 सालों तक कांगड़ा जो है पूरी तरह से गोरखों के कंट्रोल में रहा। उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ ऑफ सतलुज की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए कि इन दी एंड संसार चंद ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी की रणजीत सिंह के साथ, जो कि हम कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी इन 1809। उसकी वजह से क्या हुआ कि संसार चंद का तो पूरा का पूरा जो भी एक्सपेंशन थी वो खत्म होगी, वो लिमिटेड होगी अपनी छोटी सी टेरिटरी में, और सिखों की इमरजेंस होगी। तो वो आपने बताना है बेसिकली नॉर्थ ऑफ द सतलुज बेसिकली सिख इमर्ज्ड हुए, राइट। ये 1809 की मैं बात कर रहा हूँ। और साउथ ऑफ सतलुज में क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को अर्की में सेटल अप कर लिया। जैसे कांगड़ा से वहाँ से इन कांगड़ा से आए और इन्होंने अपने आप को अर्की में सेटल अप कर लिया। अर्की के जो राजा थे जगत सिंह, उनको वहाँ से भगाया, और साथ में हिंदूर के राजा को भी इन्होंने बाद में वहाँ से भगाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अर्की और हिंदूर और बाकी यू कैन से दैट कि बहुत सारे के सारे जो शिमला के हिल स्टेट्स थे बुशहर तक, वो उन्होंने कनकर कर लिया। आप कह सकते हैं कि 1809 से लेकर 1814 तक, 1809 से 1814 तक जो है गोरखों ने साउथ ऑफ सतलुज के जितने भी एरियाज थे, हिल स्टेट्स थे, उनको कंट्रोल किया। तो ये बताना जरूरी है, और आपने कंसोलिडेट इस तरह से करना है क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट कम होगी। कंक्लूजन में लिखा कि हाँ इन दिस वे, राइट, कि द गोरखास एंट्रीज चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो इन द टू वे, राइट। पहले आपने बता दिया कि देखिए टू द नॉर्थ ऑफ सतलुज सिख इमर्ज्ड एज अ मेजर पावर, ठीक है, सिख डोमिनेटेड द हिल स्टेट्स, एंड टू साउथ ऑफ सतलुज गोरखास कंट्रोल द शिमला हिल स्टेट्स। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। सो आई होप कि जो भी पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करेगा, राइट, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को जो है दे रहे हैं, राइट। सो
ये तो था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस द टर्म सनद एंड हाउ दिस चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द हिल स्टेट्स। ये जो टॉपिक है यहाँ से भी 3-4 सालों से प्रश्न नहीं आया और हो सकता है कि इस बार प्रश्न बन जाए। तो सनद, देखिए ये क्या चीज है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले तो हम सनद को डिफाइन कर देंगे कि ये टर्म है क्या, पूछा भी है डिस्कस द टर्म सनद। तो हमने इंट्रो में सनद को डिफाइन कर दिया और हमने ब्रीफली सा बता दिया कि सनद की वजह से इसकी इंट्रोडक्शन क्यों हुई, पहले बता दिया कि इसकी इंट्रोडक्शन क्यों हुई और ब्रीफली सा बता दिया कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, राइट। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे बॉडी, ठीक है, एंड देन कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन डिफाइन द टर्म सनद, सनद को डिफाइन कर दिया और उसकी नेचर कॉन्सिक्वेंसेस ब्रीफली सा बता दिए, राइट। एंड देन आफ्टर दैट मेन बॉडी में एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि सनद की इंट्रोडक्शन की वजह से जो ये सनद को इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, अच्छे से बताना है, अपने एलैबोरेट करना है और उसके बाद आपके कंक्लूजन में समराइज कर देना है सनद की वजह से बेसिकली इवेंचुअली क्या क्या हो गया, राइट। तो वो अपने समराइज कर देना है, राइट। नाउ द इंट्रोडक्शन, सनद क्या चीज थी, सनद क्या था, एक एग्रीमेंट था, एक चार्टर था बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द हिल स्टेट्स, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की एक सेंट्रल अथॉरिटी सी बन गई, ठीक है, और हिल स्टेट्स जो थे एक तरह के इनके पपेट बन गए और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशनिंग इनके ऊपर जो है लगा दी गई अंडर दिस सनद। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल ऑटोनॉमी तो इनको दी गई, लेकिन एक्सटर्नल ऑटोनॉमी जो है इनके ऊपर इनकी कंप्लीटली जो है इनकी रोक लगा दी गई, मतलब इनकी जो एक्सटर्नल ऑटोनॉमी थी वो खत्म हो गई इन दी एक्सटर्नल अफेयर्स, चाहे वो डिफेंस या हम बात कर लें या हम ट्रेड के ऊपर बात कर लें, तो वहाँ पे इनकी कंप्लीटली जो है रोक लगा दी गई। ट्रेड का पूरा पूरा कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटिश के पास था। तो बेसिकली सनद ने क्या किया, पैरामाउंट पावर बना दिया ब्रिटिशर को। तो आपने यहाँ पे हल्का सा इंट्रोड्यूस करा कि एक सनद क्या चीज़ है। सनद जो है एक चार्टर है, एक चार्टर है, एक रिटन एग्रीमेंट था, चार्टर था, ठीक है, और उसने बहुत अच्छे से बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले किया इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ हिल स्टेट्स, ये आपने बता दिया। और ये बताना है कि सनद, अब मैंने आपको पहले बोला कि सनद की जो लाने की वजह क्या थी वो थोड़ा बता दिया कि एंग्लो गोरखा वॉर के बाद इसे इंट्रोड्यूस किया गया और एंग्लो गोरखा वॉर में बड़े सारे हिल स्टेट्स जो थे उन्होंने साथ दिया ब्रिटिशर्स का, और उन्हीं के साथ को उनके कॉपरेशन को सिक्योर करने के लिए कि उन्होंने साथ दिया है तो कुछ ना कुछ तो हमें इनके लिए करना पड़ेगा। तो उसी के लिए इस सनद पॉलिसी को लाया गया ताकि हम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इनके ऊपर कंट्रोल कर सकें, इन हिल स्टेट के ऊपर कंट्रोल कर सकें। अब वो चाहते तो थे कंट्रोल करना, अब ऐसा तो नहीं है कि आप कंप्लीटली जो है वो कहीं ना कहीं इनको पूरी फ्रीडम दे दें। तो उन्होंने वॉर लड़ी, क्यों वॉर लड़ी थी कि तो मैक्सिमम जो कंट्रोल है ट्रेड के ऊपर या जो ट्रेड रूट्स थे उनके ऊपर इनका कंट्रोल ब्रिटिशर्स का बन जाए, और वही पार्ट उन्होंने आगे किया भी। सनद पॉलिसी में उन्होंने वो सब चीज़ें जो है वो उन्होंने अपने कंट्रोल में रखी और इंटरनल जो है अफेयर्स के ऊपर जो है इन राजाओं को जो है जो हिल स्टेट के रूलर्स थे उनको जो है ऑटोनॉमी दी गई, राइट। तो देखिए ये लिखना जरूरी है कि सनद पॉलिसी आई एंग्लो गोरखा वॉर के बाद और इनकी कॉपरेशन को जो हिल स्टेट के इन्होंने कॉपरेट किया वॉर में तो उनको सिक्योर करने के लिए ये लाई गई। और भी थोड़ा बता दिया कि जो सनद थी वो 20 हिल स्टेट्स को दी गई और सबसे पहले जो सनद को हासिल करने वाले थे, ठीक है, वो महान चंद थे, राजा बिलासपुर। और सनद ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूल जो है ब्रिटिशर्स का हिल स्टेट्स के ऊपर एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। सनद ब्रॉट इनडायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स ओवर द हिल स्टेट्स, ये हुआ, ये आपने इस तरह से पूरे इंट्रोडक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इंट्रोडक्शन आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपने अब अच्छे से बॉडी में अपनी इंपैक्ट बताना है। 120 वर्ड्स इज द लिमिट, ठीक है। अच्छे से आपने पॉइंट्स यहाँ पे लेके आने हैं। सबसे पहली चीज आपने बताना है कि सनद की इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक आप ही कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो एक सेंट्रल अथॉरिटी है वो बन गई। तो सेंट्रल अथॉरिटी आपने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इनका ना, बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप ऐसे से जो है आपने क्वेश्चन को अपने आंसर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो एक एग्जामिनर को ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी होती है और उसको लगता है कि नहीं इसने अच्छे से प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है उसको बता दिया कि कैसे जो है ये ब्रिटिशर जो है एक तरह की पैरामाउंट पावर बन गया और उन्होंने बहुत सारे एरियाज के ऊपर जो है हिल स्टेट्स के मामलों में जो है उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, ठीक है। सेकंड था कि रिकॉग्निशन ऑफ द रूलर्स। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि सनद की इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ कि रूलर्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको रिकॉग्निशन दी गई कि आप राजा हैं, आप राणा हैं। और जब भी कॉरोनेशन सेरेमनी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, दरबार लगते थे, दिल्ली दरबार के बारे में आपने सुना हुआ, तो इन राजाओं को इनवाइट किया जाता था, सम्मानित किया जाता था अच्छी खासी, ताकि ये लॉयल रहें लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी हुई। इस सनद पॉलिसी के तहत जो है एक हमारे जो हिल स्टेट के रूलर्स थे उनको रिकॉग्निशन मिली।
कंट्रोल और इंटरफेरेंस आप बता सकते हैं कि भाई इन सनद की वजह से तो क्या हुआ कि इन्होंने अपना कंट्रोल जो बड़े सारे मामलों में हिल स्टेट के बड़े सारे इंटरनल अफेयर्स में भी इन्होंने बड़ा सारा कंट्रोल लाना जो है स्टार्ट कर दिया। मतलब यू कैन से दैट कि इंटरनल मामलों में भी दखल अंदाजी होना स्टार्ट हो गई थी। तो सनद की वजह से तो ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम आप इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस देखी गई क्योंकि ब्रिटिशर्स को इन दी एंड रेवेन्यू चाहिए था। जितने रिसोर्सेज थे हिल स्टेट्स के अंदर, हमारे हिमाचल के उन हिल स्टेट्स में जितने भी रिसोर्सेज थे उनको अच्छे से यूटिलाइज करना था। तो कहीं ना कहीं इंटरनली भी उन्होंने क्या किया, इंटरफेयर किया, इंटरनल मामलों में भी इंटरफेयर किया। तो आप कह सकते हैं कंट्रोल एंड द इंटरफेरेंस। तो इस चीज़ को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कैसे जो है वो इन्होंने क्या किया। उसके बाद है ऑब्लिगेशंस, ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशन। अब सनद की वजह से बड़े सारे ऑब्लिगेशन लगाए गए। आपने देखो, अब यहाँ पे सारे ऑब्लिगेशन तो एक्सप्लेन नहीं करने, आपने यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा है कि हाँ कि सनद क्या चीज़ थी और सनद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है, डिस्कस सनद इन इलेबोरेट मैनर। तो ऐसा नहीं पूछा गया, आपसे पूछा कि इम्पैक्ट ऑफ द सनद ऑन द हिल स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन को समझने का जो हमारा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ये नहीं बताना कि सनद के अंदर जो है इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, आपने सीधा बता दिया कि ऑब्लिगेशंस थी। तो उन ऑब्लिगेशन में एक दो ऑब्लिगेशन एग्जांपल के तौर के ऊपर बता सकते हो, जैसे कि क्या था बेगार। यहाँ पे मैंने मेंशन तो नहीं किया, लिख सकते हो कि बेगार अरेंज करना, ठीक है। अब जो भी मर्चेंट आएगा, ब्रिटिश मर्चेंट आएगा तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना। अच्छा, 12 फीट की सड़क बनाना। तो कुछ ऐसे ऐसे जो है आप टर्म्स एंड कंडीशन आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ में ऑब्लिगेशन ये भी थी कि ब्रिटिश अथॉरिटीज को जो है आपने हेल्प करना है इन टाइम्स ऑफ वॉर्स एंड इमरजेंसी। तो आप ऐसे भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो ट्रीटीज और ऑब्लिगेशंस जो थी वो इम्पोज की गई बाय ब्रिटिशर्स। रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर भी पूरा मैक्सिमम कंट्रोल जो है इन्होंने रखा। इन्होंने शिमला में क्या किया, सुपरिटेंडेंट जो है अपॉइंट कर दिया, सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स हम कहते थे। जैसे कि आपने सुना हुआ विलियम हे के नाम, आपने सुना हुआ विलियम हे, वेरी इंपॉर्टेंट नाम ये आता है। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो ये शिमला के सुपरिटेंडेंट थे, ठीक है, विलियम हे। और डब्ल्यू एडवर्ड, ये बहुत अच्छे पर्सन थे, ये बंदा इतना सही नहीं था, ठीक है, कहीं ना कहीं। सो यस, तो रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर कंट्रोल, एनुअल ट्रिब्यूट लिया जाता था, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ये सब चीजें भी थी। और ऑटोनॉमी के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा, ठीक है, वो आप बता सकते हो। आपने पहले भी सेंट्रल अथॉरिटी बताया, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी ऑटोनॉमी के ऊपर एक तरह के पपेट बन गए और हिल स्टेट्स, और इनकी ऑटोनॉमी चाहे वो एक्सटर्नल है इंटरनल है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ा। आप ये सारी चीजें इन पॉइंट्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो आगे फर्दर कंक्लूड किया, समराइज कर दिया कि कैसे सनद की वजह से जो है एक सिग्निफिकेंट चेंज आया इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द हिल स्टेट्स, ठीक है। और इसने एक तरह से एक ब्रिटिशर्स को एक पैरामाउंट पावर बना दिया, और जो हिल स्टेट्स थे उन्होंने बड़े सारे मामलों में अपनी जो है वो ऑटोनॉमी खो दी। और वी कैन से दैट कि जो हिल स्टेट्स थे, ठीक है, द हिल स्टेट्स वर इफेक्टिवली ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल विच हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन देयर पॉलिटिकल सिनेरियो ड्यूरिंग द कॉलोनी पीरियड। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंक्लूजन। सो दैट्स हाउ वी शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। हमने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। कंटेंट हमारे पास बहुत होता है, इट्स ऑल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप क्वेश्चन को, अपने आंसर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। डायग्राम्स कहाँ इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप फिगर डायग्राम्स जो है वो मैप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर यू कैन से दैट इनोवेशन, राइट। और टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि इस बार हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने, सो बी प्रिपेयर, राइट। किसी तरह का कोई सजेशन है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पुट इन कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू लाइक द वर्क ऑफ माइंड एंड लाइक द वीडियो तो हिट द लाइक, राइट। सो उससे क्या हुआ कि मोटिवेशन मिलती है, अप्रिशिएशन मिलती है। हालांकि मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, इफ़ यू रियली लाइक देन लाइक, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसमें हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।